नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। गोल्ड तस्करों के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गोल्ड तस्करों के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। छत्तीसगढ़ के 4 लोकेशंस पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। छत्तीसगढ़ की 4 लोकेशंस पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी, और इस छापेमारी में गोल्ड तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। गोल्ड तस्करों के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तो छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करोड़ों का कैश यहां पर मिला है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है और गोल्ड तस्करों के इंटरनेशनल रैकेट का भी पर्दाफाश, अभी क्या कुछ अपडेट? निश्चित तौर पे देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम के द्वारा जो इस सर्च ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा था, तो शुरुआती तौर पर वहां पे ऐसा लग रहा था कि वहां पे कुछ ऐसे ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है जो आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, जो गलत तरीके से पैसे अर्जित करते हो। तो ऐसी संभावना छत्तीसगढ़ में चल रही थी। लेकिन इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये मसला गोल्ड तस्करी का है, और गोल्ड तस्करी के ऐसे रैकेट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रैकेट है, जो म्यांमार के रास्ते से कोलकाता, और कोलकाता में एक नेटवर्क बनाने के बाद फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ तक उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और तो ये जो कनेक्शन है म्यांमार के रास्ते कोलकाता, कोलकाता के बाद छत्तीसगढ़, तो इस कनेक्शन से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण इनपुट्स जांच एजेंसी को मिले थे, और उसी को खंगालते हुए आगे इस मामले पर जब आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि कई ऐसे ज्वेलर्स हैं जो सीधे तौर पर उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रैकेट्स वाले जो कारोबारी हैं, उन लोगों से, उन तस्करों से वो गोल्ड लिया जा रहा है और उसके बाद मार्केट में उसको बेचा जा रहा है। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सर्च ऑपरेशन कल ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जो हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि देखिए, अभी पिछले से कुछ समय के अंतर्गत जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी अक्सर राजनीतिक मसलों पर ही कार्रवाई करती है, तो हमारे सूत्र ये भी बता रहे थे बातचीत के दौरान में कि सिर्फ राजनीतिक मसला उन पे कार्रवाई करना उनका मकसद नहीं होता है। देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले जो भी तत्व होते हैं, चाहे जिस तरह से भी देखा जाए टेररिज्म से जुड़े हुए मामले में कार्रवाई की गई, या गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा हुआ मामला है, ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला है और इसमें कनेक्शन सीधे विदेश से इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन गोल्ड तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और गोल्ड तस्करी से जुड़े हुए जो बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे ऐसे ज्वेलर्स, बहुत सारे ऐसे हवाला कारोबारी, उसका जो कनेक्शन सामने आया है, तो उसको खंगाला जा रहा है। और इसी मामले में कल से लगातार इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां, कई महत्वपूर्ण सबूतों को जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जा रहा है। और ये कल से लेकर आज तक की जो सर्च ऑपरेशन है, उसमें करोड़ों रुपए की नकदी, करोड़ रुपए की ज्वेलरी को जब्त किया गया। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर ईडी के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर बयान दिया जा सकता है, औपचारिक तौर पर एक लिखित स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि अब तक कितनी ज्वेलरी या कितने कैश को जब्त किया गया है, तो औपचारिक तौर पर बताया जा सकता है। लेकिन हमारे जो सूत्र भी बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रही है। छत्तीसगढ़ के 4 लोकेशन पे इस वक्त में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और सर्च ऑपरेशन के शंकर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कनेक्शन है, तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, परत दर परत राज खुलेंगे, वैसे वैसे केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं और भी कई स्टेट हो सकते हैं जहां पर कार्रवाई कर सकती है ईडी। निश्चित तौर पे आपने एकदम उचित और सटीक सवाल किया है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब मैं देने ही वाला था। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो कनेक्शन है, सिर्फ ये छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ से तो एक कनेक्शन जुड़ा है। इस मामले में अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, वहां भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जो पूरा मामला है म्यांमार, जो एक जिसको पुराना नाम जिसका वर्मा है, तो म्यांमार से जुड़ा हुआ कनेक्शन, म्यांमार के माध्यम से पहले ड्रग्स की तस्करी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी।
आज भी वो काफी वहां पे ड्रग्स का वहां पे अच्छा खासा कारोबार और स्मगलिंग होता है। लेकिन अब जिस तरह से गोल्ड स्मगलिंग का जो एक कनेक्शन ईडी ने इस मामले पे खुलासा किया है, तो आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि इस मामले में जो इंटरनेशनल रैकेट है उसका पश्चिम बंगाल कनेक्शन, छत्तीसगढ़ कनेक्शन, इसके साथ ही कई अन्य दूसरे राज्यों में भी जुड़े हुए जो इसके कनेक्शन है उसको भी बकायदा इस मामले पर पर्दाफाश किया जा सकता है और इस मामले में जल्द ही कुछ आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त में जो सर्च वाले लोकेशन है वहां पर पैसों की काउंटिंग चल रही है, ज्वेलरी कितना का जब्त हुआ है उसका एक मार्केट। बिल्कुल शंकर, अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की अब दबिश और कौन कौन से स्टेट में हो सकती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद शंकर आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे की। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं, उनके दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात हुई और राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से पहली बार मिले हैं सीएम भूपेश बघेल। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं सीएम भूपेश बघेल, पीएम आवास में उनकी मुलाकात हुई है। राज्य के अहम मुद्दों पर पीएम मोदी से उनकी चर्चा हुई और इसी तरह गृहमंत्री अमित शाह से भी वो मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल नक्सल समेत कई मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा करेंगे और इसी के साथ ही अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी से मिले, पीएम आवास में मुलाकात हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम भूपेश बघेल की राज्य के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकात हुई थी और राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से पहली मुलाकात है सीएम भूपेश बघेल की। पहली बार मिलने के लिए सीएम भूपेश बघेल से पहुंचे और बधाई दी उनको राष्ट्रपति बनने पर और कई विषयों पर राष्ट्रपति से चर्चा भी हुई है सीएम भूपेश बघेल की। तो दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। और अधिक चर्चा के लिए सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अशरफ, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, पीएम मोदी से मुलाकात हुई, अब गृहमंत्री से मिलेंगे और अमृत महोत्सव में भी शामिल होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बिजी शेड्यूल आज सीएम भूपेश बघेल का। बिल्कुल सुमित, आज मुख्यमंत्री का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है, जबकि इसमें से जो प्रमुख उनकी मुलाकातें थी वो हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी करीब आधा घंटे के आसपास उनकी मुलाकात रही और इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी। राष्ट्रपति से उन्होंने बधाई दी क्योंकि जब से राष्ट्रपति बनी है ये उनकी मुख्यमंत्री की पहली मुलाकात है और छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी समुदाय है और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनकी तरफ से उन्होंने बधाई भी दी है, साथ साथ छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। इसके अलावा फिर मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे, यहाँ उनसे मुलाकात हुई, करीब आधे घंटे के आसपास मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य के विभिन्न मुद्दों पर बात की साथ साथ जो केंद्र की योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं, उनको लेकर भी चर्चा की और कुछ खास योजनाओं पर जिनमें केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही है क्रियान्वयन के लिए, उन पर भी बातचीत की गई है। और अब वो दोपहर को करीब 3:30-4 बजे के आसपास फिर राष्ट्रपति भवन आएंगे। यहाँ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो रहेंगे और देश के तमाम मुख्यमंत्री और राज्यपाल होंगे, साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। और फिर रात को मुख्यमंत्री की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी
अमित शाह से मुलाकात के दौरान वो सहकारिता से जुड़े मुद्दे और नक्सल समस्या पर चर्चा करेंगे। इस नक्सल समस्या को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए और अभी जो हाल के ऑपरेशंस हुए हैं, जिस तरह से नक्सलियों को पीछे किया जा रहा है और उनको एक सीमित दायरे में किया जा रहा है, इस सब पर की वो जानकारी गृह मंत्री को देंगे और गृह मंत्री से फोर्स के लिए और सुविधाओं की मांग करेंगे, खासकर हथियार और आने जाने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं, वाहन चाहिए, ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि 68 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है। रेलवे ने 68 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। नागपुर रेल मंडल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है आज से 6 अगस्त से और 14 अगस्त तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में और इसी कड़ी में 68 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। इस बार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों में त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ नजर नहीं आएगी और वजह यह है कि 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया है रेलवे ने, जो कि संख्या अब घटकर 66 हो गई है। लेकिन इसने यात्रियों की परेशानी जरूर बढ़ा दी है जो कि सफर कर रहे हैं और आमतौर पर पूरी जो प्लानिंग होती है वो एक तरह से गड़बड़ा जाती है यात्रियों की, जब एक साथ बहुत सारी ट्रेनों को रद्द किया जाता है। और ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब ट्रेनें रद्द की जा रही हो, पिछले कई महीनों से इसी तरह के हालात हैं। कुछ यात्री इनसे जान लेते हैं, ये फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं। भाई साहब, जो ट्रेनें रद्द हो रही है कितना फर्क पड़ रहा है आम यात्रियों? सर ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अभी मेरी फैमिली ट्रेवल कर रही है त्योहार के लिए, राखी पे ट्रेन है अभी हमारा 10 मिनट में लौटने का। मुंबई का ट्रेन कल रात में मैसेज आ रहा है हमको कि ट्रेन कैंसिल है, मतलब कुछ भी कंडीशन बता नहीं जा रहा है। अब फैमिली जा रही है तो वापस भी आना है। अब वापस आने के लिए मुझे अल्टरनेट करना है तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। बोर्डिंग टू लास्ट स्टेशन तक उतरना मुझे रायपुर है, तो आने से हम परेशान हो रहे हैं ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि त्योहार के पहले मेंटेनेंस कीजिए, त्योहार के टाइम पे फैसिलिटी बढ़ाई जाती है, आने से पब्लिक परेशान हो रही है। सर ये तो समझ के बाहर है। तो बिल्कुल यात्रियों की परेशानी, दिक्कतें जो हैं वो बढ़ गई हैं और जब सफर करना होता है और अचानक पता चले कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई तो निश्चित तौर पे पूरा प्लान कैंसिल हो जाता है। आप लोगों अभी सफर कर रहे हैं, 68 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है, कितना फर्क पड़ता है यात्रियों को? फर्क तो पड़ता है, टाइम पे अगर तत्काल मिल जाए या कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज सफर तो करना पड़ता है। अच्छा, आप लोग जैसे पूरा प्लान करके निकलते हैं, बच्चों की छुट्टियां हो गई, अपने घर का पूरा प्लानिंग, और जब ये पता चले कि जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं वही कैंसिल हो जाए तो क्या कहेंगे? पूरा मूड चेंज हो जाता है ना सभी का कि इतना मेहनत से सब प्लानिंग किए हैं। अभी तो हम लकी हैं, हमारी जाने वाली ट्रेन जा रही है लेकिन आने वाली कैंसिल हो गई। तो आने का क्या किया, कोई इंतजाम? तत्काल में देखना पड़ेगा। तत्काल में देखना पड़ेगा। तो और कोई दूसरी चीजें, मतलब क्योंकि रेल अब बस ऑप्शन देखना पड़ेगा। बस ऑप्शन जा कहाँ रहे हैं? नागपुर ही जा रहे हैं, छोटी जर्नी करके उतना प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बड़ी जर्नी वालों को प्रॉब्लम है। तो ये दिक्कतें जो है वो आमतौर पर यात्रियों के साथ पेश आती है जब ट्रेनें उनकी रद्द हो जाती हैं और ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है, जब लगातार किसी न किन्हीं कारणों की वजह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और अब एक साथ इतनी ट्रेनें रद्द हो रही हैं और वो भी खासकर त्योहार के समय। रक्षाबंधन का त्योहार है, तीज का त्योहार है और ऐसे समय में इतनी सारी ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है और खासकर उन यात्रियों की जिन्होंने अपनी टिकट जो है वो काउंटर से खरीदी है और उसके बाद अब रिफंड के लिए फिर एक बार उनको उसी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। यानी यात्रियों की परेशानी अभी थमने का नाम नहीं ले रही। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला पिछले 4 महीने से जारी है। लगातार ट्रेनों के रद्द होने से कुली, ऑटो चालक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वहीं ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते यात्री भी परेशान हैं। राजनांदगांव डोंगरगढ़ से रोजाना 2000 से अधिक यात्री यात्रा करते थे, जिसमें नौकरी पेशा, छात्र और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं। सबसे पहले तो अभी जो ट्रेनें रद्द हो रही है इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमको। अर्जेंट में अगर बाहर जाना था मुझे 4 दिन पहले, लेकिन उसके कारण मैं 2 दिन मुझे ट्रेनें नहीं मिली, इस कारण रद्द हो गई ट्रेनें, उस कारण मैं पहुंच नहीं पाया। तो सभी यात्रियों का लगभग अभी यही हाल है। ट्रेनें जो समय पर चलनी चाहिए थी वो भी अभी समय पर नहीं चल रही हैं। तो इन सब बातों पर रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ट्रेन बंद है भाई, काम धाम तो है ही नहीं है, घर परिवार कैसे चलता, हम अंजान में बोला अरे भाई ट्रेन मतलब रद्द करा थे, लेट ट्रेन चला थे तो आधा सवारी में टिकट रद्द कर देवा थे,
समय में इंसान पहुँच नहीं पाता ना, बस कोई ना गाड़ी चलाया जा आ जाते लंबा थे लेट के गाड़ी आते जो सुबह गाड़ी रात में आते तो कहाँ काम मिले भाई, काम ना तो मिलने नहीं, पूरा ठंडा है, 2 साल हो गया इसी हमारा मन का। तो कुछ ट्रेनों को किसी कारण से NI वर्किंग चलता है या कुछ कारण से हम रद्द हो जाती थी, वो भी 1-2 दिन के लिए होती थी। आज की डेट में सभी ट्रेन चल रही हैं, कोई भी ट्रेन रद्द नहीं है। और जो कोरोना काल के पहले लोकल चल रही थी सभी लोकल चल रही हैं। 2 लोकल चलने की हैं जिसमें गोंदिया रायपुर और डोंगरगढ़ बिलासपुर लोकल अभी चलने की है, बाकी सभी लोकल चालू हो चुके हैं। ये दोनों अभी चालू दी हुई है और भविष्य में जल्दी चलने की। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आजादी की गौरव यात्रा निकालेगी। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकलेगी। हर विधानसभा में कांग्रेस करेगी 75 किलोमीटर की पदयात्रा। पदयात्रा के लिए विधायकों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सीएम भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। पदयात्रा के लिए मोहन मरकाम को कोंडागांव और महंत को सक्ती की जिम्मेदारी दी गई। वहीं विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया है। जहां विधायक नहीं है वहां पूर्व प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष को प्रभारी बनाया गया है। की 75वीं वर्षगांठ मनाने का तो सही माने में हक कांग्रेस पार्टी और देश की जनता को है। भारतीय जनता पार्टी को तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का नैतिक अधिकार नहीं बनता है, बल्कि उन्हें आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे प्रायश्चित यात्राएं निकालनी चाहिए, प्रायश्चित वर्षगांठ मनाना चाहिए, क्योंकि इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की दलाली किया था। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आज़ादी के दीवाने अंग्रेजों की मुखालफत कर रहे थे, अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज, जिनके पितृपुरुष अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, वे नहीं चाहते थे कि भारत से अंग्रेजी शासन समाप्त हो। इनके गुरु गोलकर ने तो बंच ऑफ थॉट में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अंग्रेजी शासन इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शासन है। जिन्हें ये वीर बोलते हैं, वीर सावरकर ने अंग्रेजों से अनेकों बार माफ़ी मांगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से, जिनके पूर्वज आज़ादी की लड़ाई में तमाशबीन बने हुए थे, आज वो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में आज़ादी का तमाशा दिखाने की। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा लहराने के लिए रायपुर के सेरीखेड़ी गांव में स्व सहायता समूह की महिलाएं झंडे बना रही हैं। कल्पतरू मल्टी यूटिलिटी सेंटर में उजाला ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाएं झंडों की सिलाई का काम कर रही हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले 60,000 झंडे बनाने का टारगेट इन महिलाओं ने रखा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न इस बार शानदार होने जा रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा फहराने की अपील देश के प्रधानमंत्री मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी की अपील को पूरा करने के लिए रायपुर की महिलाएं पूरी शिद्दत के साथ झंडे बनाने में जुटी हुई। बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मानसून द्रोणिका फिर से एक्टिव हुई है, जिसके चलते कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना।